घड़ी का इशारा 9 बज चुके हैं और नेशन एट 9 के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए हम बात करेंगे देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर कोने की बात। और खबरों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री का जिक्र सबसे पहले लाजमी है। पीएम मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में होने वाले समारोह के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, साथ में श्रम रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे होगी। आपको बता दें कि 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक करने के मकसद से शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 1972 में लॉन्च किए गए इस दिन को हर देश बहुत ही सजगता के साथ मनाता है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव 4 जून को सिंगापुर से 2 दिवसीय दौरे को पूरा करके भारत आए हैं। ये ऑस्टिन की दूसरी भारत यात्रा है। वो पहली बार मार्च 2021 में भारत की यात्रा पर आए थे। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा को देखते हुए ऑस्टिन की इस यात्रा को अहम माना जा रहा है। ऑस्टिन की नई दिल्ली यात्रा प्रमुख रूप से भारत अमेरिका के नए रक्षा नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग की पहल को आगे बढ़ाने और अमेरिकी भारतीय सेनाओं के बीच परिचालन सहयोग का विस्तार करने के प्रयासों को जारी रखने पर केंद्रित होगी। अगली खबर मणिपुर से है, जहां जारी बवाल के बीच जरूरी चीजों की कमी के बीच कीमतें आसमान छू रही हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के लोगों से इम्फाल दीमापुर नेशनल हाईवे से नाकेबंदी हटाने की अपील की है, ताकि राज्य में खाना, दवाई और ईंधन जैसी जरूरी चीजें पहुंच सके। अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए नागरिक समाज के सदस्यों से इस बारे में पहल करने को कहा। उन्होंने कहा, मणिपुर के लोगों से मेरी विनम्र अपील है, इम्फाल दीमापुर नेशनल हाईवे 2 पर लगाई गई नाकेबंदी को हटा लें, जिससे कि भोजन, दवाइयां, पेट्रोल, डीजल और जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि मैं ये अनुरोध करता हूं कि नागरिक संगठन आम सहमति बनाने के लिए जरूरी कदम जरूर उठाएंगे। हम सब मिलकर ही इस खूबसूरत राज्य में सामान्य स्थिति बहाल कर सकते हैं। अगली खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई अमेरिका दौरे से है, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने लोकतंत्र को चलाने वाले संस्थानों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस के पास भविष्य देखने की क्षमता ही नहीं है। उनके पास ऐसा करने के लिए जरूरी दूरदृष्टि नहीं है। उनसे पूछोगे भी तो वो पीछे की ओर देखते हैं, जबकि हम आगे की ओर देखना चाहिए। देश में कुछ भी हो वो पिछली सरकार को दोष देते हैं। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। यही चुनौतियां भारत में हैं। हम 24 घंटे मोहब्बत वाला हिंदुस्तान लेकर घूमते हैं। अगली खबर ओडिशा से, जहां बालासोर में दुर्घटना प्रभावित रेलवे ट्रैक से भीषण हादसे के 51 घंटे बाद बीती रात करीबन 10:40 पर पहली ट्रेन रवाना हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मालगाड़ी को रवाना किया। मालगाड़ी विशाखापट्टनम बंदरगाह से राउरकेला इस्पात संयंत्र जा रही है और उसी पटरी पर चल रही है जहां 2 जून को हादसा हुआ था। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्षतिग्रस्त डाउन लिंक पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया। बालासोर ट्रेन हादसे की रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे बोर्ड चाहता है कि हादसे की पूरी जांच सीबीआई से कराई जाए। अब तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से रेलवे बोर्ड की तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। खबरों में रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया है।
उन्होंने परोक्ष रूप से ओडिशा और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पास मौत की लिस्ट बढ़ रही है, उनके पास घटती जा रही है। सीएम ममता ने कहा, पश्चिम बंगाल के 162 लोगों की जान गई, अब तक पूरी लिस्ट नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा, बहुत ऐसे लोग भी यात्रा करते हैं जो लिस्ट में होते ही नहीं। सीएम ममता ने कहा कि 182 शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी। आपको बता दें कि ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया है कि हादसे में जान गंवाने वालों की तादाद 288 नहीं बल्कि 275 है। उन्होंने आंकड़े में आई तब्दीली का कारण भी बताया। मुख्य सचिव ने कहा, आंकड़ा डीएम की ओर से जांचा गया था, कुछ शवों को 2 बार गिन लिया गया था। खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं ओडिशा का ही, जहां पर बालेश्वर रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। तो वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं झारखंड की। ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण रेल हादसे में अब तक झारखंड के 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें 3 की पहचान कर ली गई है, जबकि एक शव का अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। तो वहीं इस हादसे में झारखंड के 61 घायलों की पहचान हुई है। हालांकि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम सचिव राजेश शर्मा के नेतृत्व में अधिकारियों और चिकित्सकों की टीम ने रविवार को बालासोर में घटनास्थल का जायजा लिया और इस हादसे में झारखंड के पीड़ितों से मुलाकात करते हुए पूरी जानकारी भी हासिल की। अगली खबर होगी छत्तीसगढ़ की। ओडिशा में हुई रेल हादसे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नैतिकता के नाते रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा, रेल मंत्री कहते थे कि हमने ऐसे आधुनिक तकनीक अपनाई कि एक ही पटरी में 2 ट्रेनें आने पर ट्रेन अपने आप रुक जाती है, लेकिन यहाँ तो उन्हीं के प्रदेश में 3 ट्रेनें टकरा गईं। सीएम बघेल ने ओडिशा के नवीन पटनायक से चर्चा करते हुए संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद की बात भी कही है। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर लगातार सियासत हो रही है। लालू प्रसाद यादव समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने भी जवाब दिया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू यादव पर पलटवार किया। उनके रेल मंत्री रहते हुए ट्रेन हादसों की जानकारी दी, मरने वाले लोगों के आंकड़े भी जारी किए। सुशील कुमार मोदी ने कहा, लालू प्रसाद के समय रेल दुर्घटनाओं में 973 लोगों की जान चली गई। गैसोल रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने 2 महीने बाद होने वाले चुनाव में सहानुभूति पाने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह तत्कालीन रेल मंत्री के इस्तीफे को त्याग की कथा बनाकर बालासोर रेल हादसे पर राजनीति कर रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए रेल हादसे की जांच सर्वोच्च अदालत के किसी सेवानिवृत्त जज की निगरानी में कराने की अपील की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया जाए। ये जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ आयोग का गठन करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस आयोग में तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हों। याचिका में ये भी मांग की गई है कि रेलवे की सुरक्षित यातायात के लिए बनाई गई कवच और अन्य सुरक्षा प्रणालियों, तकनीकी और उनके मानकों का गहन अध्ययन और पड़ताल होनी चाहिए। अगली खबर बिहार से, जहां पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैठक का आयोजन अब 23 जून को किया जा सकता है। दरअसल विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार की पहल पर इस बैठक का आयोजन किया जाना था।
इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई दलों के नेता शामिल होने वाले थे। आपको ये भी बता दें कि विपक्षी दलों की इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के शामिल न होने की पुष्टि पहले हो गई थी। राहुल गांधी विदेशी दौरे पर हैं और 12 जून तक उनके देश में वापस लौटने की कोई भी जानकारी नहीं है। इस बीच पटना में होने वाली विपक्षियों की बैठक को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गोरखपुर में वन विभाग की तरफ से आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। संयोगवश इस दिन मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है। इस दौरान सीएम योगी प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगर निकायों में पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑनलाइन माध्यम के जरिए शपथ दिलाते नजर आएंगे। सभी ग्राम प्रधान, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर और ग्राम पंचायतों, नगर निकायों से जुड़े अधिकारी कर्मचारी पर्यावरण अनुकूल व्यवहार खुद करने और इसके लिए दूसरों को प्रेरित करने की शपथ लेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण महाकुंभ में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा, जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है वहां के पुजारियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि भगवान परशुराम जयंती के दिन मध्य प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही सीएम चौहान ने यह भी कहा कि संस्कृत विद्यालय के 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 8,000 रुपए, 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, भाषा हो, साहित्य हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, राजनीति हो, ज्योतिष हो या फिर अर्थगणित विद्या, ऐसी कोई विधा नहीं है जो ब्राह्मणों से अछूती रही हो। जब विश्व ने खोज की शुरुआत नहीं की थी तब शून्य को भी ब्राह्मण ने ही दिया था। उन्होंने कहा, बात धर्म की हो, युद्ध शास्त्र की हो या फिर शास्त्र की हो, शस्त्र की हो, दिशा और ज्ञान देने का काम गुरु ही करते थे। अगली खबर राजस्थान से है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर आज से सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बटन दबाकर एक साथ 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री 10 लाभार्थियों से संवाद भी स्थापित करेंगे। कार्यक्रम में महंगाई राहत कैंपों और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। समारोह में जिले के लगभग 750 लाभार्थी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव से जुड़ेंगे। इस योजना के पात्र उपभोक्ताओं में से 22 लाख उपभोक्ताओं ने इस साल अप्रैल में रिफिल बुक कराया। इनमें से महंगाई राहत कैंपों में पंजीकरण करा चुके 14 लाख उपभोक्ताओं के खाते में राशि ट्रांसफर होगी। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां होमगार्ड्स के लिए खुशखबरी है। राज्य के बघेल सरकार ने होमगार्ड के जवानों की सैलरी बढ़ा दी है। सीएम भूपेश बघेल ने भरोसे का बजट 2023-24 में होमगार्ड के जवानों की रैंक के मुताबिक विधानसभा में मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्रालय की ओर से आदेश भी जारी किया गया है। होमगार्ड के मानदेय में रैंक के अनुसार न्यूनतम राशि 6,300 रुपए से ज्यादातर 6,420 रुपए प्रतिमाह बढ़ोतरी की गई है। ये राशि 1 अप्रैल 2023 से मिलने वाले मानदेय पर लागू होगी। होमगार्ड विभाग में सेवा देने वाले सैनिकों का मानदेय पहले 13,200 प्रतिमाह हुआ करता था, जिसमें 6,300 की वृद्धि के साथ 19,500 की राशि अब देय होगी। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। बैठक में अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले मनोहर लाल ने 100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। मुद्दों में किशाऊ बांध का निर्माण, दादूपुर से हमीदा हेड तक एक नया समानांतर जुड़ा चैनल, नदी का कायाकल्प विकास परियोजनाओं के लिए जल उपकर मुद्दा शामिल है। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जेएलएन नहर और हांसी
शाखा नहर की वाहक प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के अलावा गुरुग्राम जल सेवा चैनल को फिर से तैयार करने और मेवात फीडर नहर परियोजना के निर्माण पर काम चल रहा है। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की कोर्ट अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभालकर्ता होने के आधार पर कोर्ट से अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। आबकारी नीति घोटाले के आरोप में 9 मार्च को गिरफ्तार हुए सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत पर 3 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था और LNJP अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा की स्वास्थ्य की स्थिति की रिपोर्ट भी तलब की थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख एक बार फिर से बिहार का करेंगे। बिहार की ओर, जहां भागलपुर के सुल्तानपुर में गंगा नदी पर 1750 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल बीते दिन गंगा नदी में समा गया। खगड़िया को भागलपुर से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे इस पुल का एक हिस्सा देखते ही देखते नदी में जा गिरा। पुल गिरने से अचानक आई तेज आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। 1 साल पहले भी आंधी में पुल का कुछ हिस्सा ढह गया था। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। साल 2014 में इस पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद किया था। ये पुल सिंगला एंड सिंगला कंपनी बना रही थी। निर्माणाधीन पुल के कई पिलर्स के 30 से ज्यादा स्लैब यानी कि 100 फीट लंबा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। बात अब पंजाब की करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा को किसी भी तरह की हिस्सेदारी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की विरासत है और उनकी सरकार राज्य के हकों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। सीएम मान ने कहा कि भले ही हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी से अपने कुछ कॉलेजों के एफिलिएशन की मांग कर रहा हो, लेकिन पंजाब सरकार यूनिवर्सिटी में हरियाणा की किसी भी तरह की हिस्सेदारी के पक्ष में नहीं है। आज इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के साथ मीटिंग होगी। पंजाब गवर्नर BL पुरोहित की अध्यक्षता में चंडीगढ़ सिविल सेक्रेटेरिएट में दोनों मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होनी है। इस बैठक में पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें यूनिवर्सिटी को दिए जाने वाले फंड में हिस्सेदारी का विषय भी शामिल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख उत्तर प्रदेश का करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी करें, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। उन्होंने पहलवानों के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, हमारी परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्कृति मिली जुली है, हम मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग आजमगढ़ को अपमानित करते रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी को आजमगढ़ के साड़ी कारोबारी और बुनकरों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, उनकी समस्याओं के समाधान से कोई लेना देना भी नहीं है। खबरों में बात मध्य प्रदेश की, जहां इंदौर में चली 2 दिवसीय बैठक के बाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को बोर्ड का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले मौलाना राबे हसनी नदवी बोर्ड के अध्यक्ष थे, जिनका लंबी बीमारी के बाद 13 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। तब से ही बोर्ड के अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली हो गई थी। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मति से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को नया अध्यक्ष चुन लिया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वो इससे पहले बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। अप्रैल 2021 में पूर्व जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी के निधन के बाद उन्हें कार्यकारी जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। इसके बाद नवंबर 2021 में ही कानपुर में जलसाए आम में उन्हें स्थायी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। अगली खबर पंजाब से, जहां अटारी में पाकिस्तान की ओर से भारतीय क्षेत्र में भेजे जा रहे ड्रोन को बीएसएफ जवानों ने मार गिराया। बीएसएफ ने अमृतसर के अटारी में जिस ड्रोन को मार गिराया वो नशे की खेप पहुंचाने आया था। बीएसएफ ने बताया कि इस ड्रोन से करीबन
3.2 किलो यानी कि 3 किलो 200 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए जब ड्रोन भारत में दाखिल हुआ तो बीएसएफ को शक हुआ और जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से आए दिन जम्मू कश्मीर और पंजाब से सटे कई इलाकों में ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजा जाता है। अब रुक करेंगे जम्मू कश्मीर की ओर। कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने पहुंचने वाले सैलानियों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अब श्रीनगर का बदला हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा। पूरे शहर के ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ ही पैदल चलने लायक भी बनाया जाएगा। शहर में 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। श्रीनगर के निगम कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के सीईओ अतहर आमिर खान ने बताया कि करीबन 56 प्रोजेक्ट को पूरा किया जा चुका है। साल के अंत तक ज्यादातर प्रोजेक्ट पर काम पूरा कर लिया जाएगा। फिर सिर्फ 16 प्रोजेक्ट पर काम बाकी रह जाएगा, जो कि अगले साल जून 2024 के डेडलाइन तक पूरा हो जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटिफिकेशन के कुल 125 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। साथ ही शहर में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का नए सिरे से कायाकल्प किया गया। बात एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की होगी। बाबा बर्फानी की यात्रा की तैयारियां जम्मू कश्मीर में जोरों पर चल रही हैं। जुलाई से अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 30 अगस्त तक चलती है। इस बीच ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में शामिल हुए। अमरनाथ की प्रथम पूजा में शामिल होने के बाद राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया अमरनाथ के पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से देश भर से तीर्थयात्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन भी यात्रा को सफल बनाने को और सही तरीके से यात्रा को संचालित किया जा सके, इसकी पूरी तैयारी में है। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से यात्रा में सहयोग देने की अपील की है।